अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। फार्मेसी एग्जाम गाइड की तरफ से मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अबीरा खान। नाजरीन, फार्मेसी एग्जाम गाइड के यूट्यूब चैनल पे आप इससे पहले बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख चुके हैं, जिसमें फार्मेसी प्रोफेशन के बारे में फुली एक्सप्लोर किया गया है, फुल एक्सप्लेन किया गया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एफएससी के बाद इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, लेकिन इसके बारे में नॉलेज ना होने की वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि उनको फार्मेसी का प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उनके लिए फार्मेसी एग्जाम गाइड ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, जिसके सिलसिले में आज हम अपना पहला इंटरव्यू सेशन कंडक्ट करने जा रहे हैं। नाजरीन, जब फार्मेसी की या फार्मासिस्ट की बात आती है तो सबसे पहले हमारे माइंड में आते हैं मेडिसिन। आप लोगों को जैसे पता है कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, मेडिकल प्रोफेशन ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, और इस सिलसिले में बहुत सारी हमने न्यू डिस्कवरीज की हैं और डिफरेंट डिजीजेस के ऊपर डिफरेंट मेडिकेशन, एक डिजीज के लिए कई मेडिसिन और उनके आपस में कॉम्बिनेशन वगैरह हम लोगों ने डिस्कवर किए हैं। लेकिन जहां इनके फवायद की बात हम करते हैं, वहीं इनके बेतहाशा नुकसानात भी हैं। और आजकल मेडिकल प्रोफेशन जो एक मेजर प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। डेवलप क्यों होती है, वजह क्या है, और इतनी तेजी से क्यों डेवलप हो रही है, जनरेशन एंटीबायोटिक्स की कैसी हैं, और हम लोगों का क्या रद्द अमल है और हम लोगों का क्या बिहेवियर है जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इस सिलसिले में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब। इनका एक मुख्तसर तारुफ मैं आपको देती चलूं। डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब ने अपनी फॉर्म डी की डिग्री कंप्लीट की है बीजेड यूनिवर्सिटी से। इसके बाद इनका एमफिल है बीजेड यूनिवर्सिटी से। पीएचडी है इनकी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से, और एज असिस्टेंट प्रोफेसर ये टीचिंग कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में। अस्सलाम वालेकुम सर, पहले तो आपको बहुत बहुत खुशामदीद हमारे साथ। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच कि आपने इनवाइट किया मुझे। थैंक यू सो मच। सर, पहले तो मैं आपसे यही, जो हमारे कॉमन पीपल के लिए, तो पहले तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि एंटीबायोटिक्स बेसिकली हैं क्या। जी बेसिकली एंटीबायोटिक्स जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट ड्रग्स डिस्कवरी हुई है, क्योंकि जी लाइफ स्पैन जो इंक्रीज हुआ है दुनिया में, जैसे अमेरिका जी का जी देखें अगर 50 साल या 100 साल पहले, तो उनका जी 50 साल थी, अब 80 साल हुई है। तो उसमें साथ जी तरह के इन्वेंशंस हुई हैं, बहुत सारी ड्रग्स बनाई गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हाइजीनिक कंडीशन बनाई गई हैं। उसमें हम्म। एंटीबायोटिक्स की एक इम्पॉर्टेंट रोल है। एंटीबायोटिक बेसिकली 1920s के बाद यानी 30 में डिस्कवरी हुई है पेनिसिलिन की, और 1937 के बाद इनको इस्तेमाल करवाया गया, वर्ल्ड वार टू में भी इनको इस्तेमाल करवाया गया। और उसी से ये बेसिकली जो ड्राइव होती हैं एंटीबायोटिक्स, ये किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं, ख़ास तौर ठीक है। पे एंटी माइक्रोबियल भी कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ, क्योंकि आज स्पेशली हम बैक्टीरिया के खिलाफ जो रेजिस्टेंस है और उनके बारे में हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स के। तो जी इसमें जी बेसिकली फंजाई से भी बनाई जा सकती है, और एसिनोबैक्टर जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनसे भी बनाते हैं, और बैक्टीरिया हम्म। से भी बनाई जा सकती है एंटीबायोटिक्स। तो हम सही है। यूज़ करते हैं, इसका एक मैकेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ इस्तेमाल होती है। एंटी ठीक है। जो है अगेंस्ट बायोटिक्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल होती है, और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अगर कोई इस्तेमाल की जाए तो उसे एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो हम्म। बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बॉडी में भी नॉर्मल फ्लोरा होता है, लेकिन आउटसाइड जो होते हैं पैथोजेनिक, जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, बेसिकली 5 हैं टोटल। बैक्टीरिया, अच्छा। वायरसेस हैं, प्रोटोजोआ है, इसी तरह फंजाई है, और वायरसेस हैं। तो ये 4-5 बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बॉडी के ऊपर अटैक करके मुख्तलिफ डिजीज काज करते हैं। तो उसको ठीक जो है। है हम कवर करने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी सही है। पुराना है, इनका तकरीबन 70 साल से ऊपर अरसा हो चुका है इनकी जी जी डिस्कवरी का। अब भी उसको हम प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर सकते। असल जो रीज़न है इनकी, वो आगे हम्म। मैं बताऊंगा कि क्या बेसिक रीज़न है, क्योंकि हम रेजिस्टेंट क्यों हो रहा है, और ये हाइजेनिक कंडीशन और बाकी चीज़ें उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सर, जी डायग्नोसिस का बहुत ज्यादा एक इशू आ रहा है कि डॉक्टर्स बेसिकली डायग्नोज नहीं कर पाते कि इशू है क्या, और हमें एंटीबायोटिक्स की नीड है भी इस प्रॉब्लम के लिए या नहीं है। इस चीज को किस तरीके से देखेंगे। जी बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, कि जो जी डॉक्टर हैं वो बेसिकली हम मिस यूज़ या ओवर यूज़ ऑफ द एंटीबायोटिक्स इज़ वेरी कॉमन, क्योंकि जी इसमें हम प्रॉपर एक तो डायग्नोसिस नहीं करेंगे, तो उसकी ट्रीटमेंट हम एम्पेरिकली तो दे सकते हैं, समटाइम्स इमरजेंसी केस होते हैं कि एम्पिरिक थेरेपी आप शुरू कर सकते हैं,
लेकिन उसमें आपको उसका कल्चरिंग करवाना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टेस्ट करवाना कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, और उसके अंदर किस टाइप का है, इसमें रेजिस्टेंट केस है या दूसरा है। तो इसी तरह हम मिस यूज़ इसको ज़्यादा करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे में फ्लू है या कोई ऐसा इन्फेक्शन गले का है, तो वो एंटीबायोटिक्स शुरू कर देते हैं, आइदर वो वायरल इन्फेक्शन हो लेकिन आप मिस यूज़ कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स को। तो डायग्नोसिस इज द मेन, यानी राइट डायग्नोसिस होगा, राइट ट्रीटमेंट होगी, और राइट टाइम राइट ड्यूरेशन में आप अगर इस्तेमाल करेंगे मेडिसिन को, एंटीबायोटिक्स को, देन उनका प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे बेसिकली डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं होती। अगर डायग्नोसिस प्रॉपर करवाई जाए, स्पेशल डॉक्टर से, पैथोलॉजिस्ट उसको देखे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट उसको देखे, नर्सेज देखें, और जो फार्मासिस्ट है वो उसको केयर करे, तो फिर इसको हम कवर कर सकते हैं, बचा सकते हैं। उनके ट्रीटमेंट यानी कॉम्बिनेशन में देना है, सिंगल देना है, वो हमें सोचा जा सकता है कि कौन सी इसमें ट्रीटमेंट ज़्यादा बेहतर होगी, और जिसकी MIC मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन है वो इसमें इस्तेमाल करवाई जा सकती है। अच्छा, तो सर मैं अब मेन टॉपिक की तरफ आती हूँ कि क्या फैक्टर्स हैं आजकल जो तेजी से हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को डेवलप कर रहे हैं अपने अंदर। जी, बेसिकली जैसे मैंने बताया आपको शुरू में कि इनकी इन्वेंशन जब हुई थी एंटीबायोटिक्स की, सबसे पहले जैसे पेनिसिलिन हैं, सिंथेटिक भी हैं, ये नेचुरल हैं बेसिकली पेनिसिलिन, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल होती हैं। तो उसको 1930s में या 40s के स्टार्ट में उनको इस्तेमाल करवाया गया, और ये मैजिक बुलेट्स के तौर पे इस्तेमाल हुई हैं। यानी इसमें इतना इम्पोर्टेंट रोल था, और काफ़ी इन्फेक्शन जो होते थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वर्ल्ड वार 2 में, और इनको इस्तेमाल करवाया गया। उसके बाद 1950s में यानी 40s में भी केस आया है कि जिसमें रेजिस्टेंट जो केस है वो देखे गए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। बहुत सारे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे ग्राम पॉजिटिव है, जैसे ग्राम नेगेटिव है, टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। इस तरह के बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी पूरी क्लासिफिकेशन है माइक्रोबायोलॉजी में। तो उसके खिलाफ जो है ना इनको इस्तेमाल करवाया गया। ज़्यादातर ये ग्राम पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल होते हैं पेनिसिलिन, लेकिन वो रेजिस्टेंट जो केसेस हैं क्योंकि स्टार्ट में ही हो गए थे, और ये पुअर हाइजेनिक कंडीशंस हैं, हैंड वॉशिंग इसमें अगर प्रॉपर नहीं करते तब हो सकती है, या फिर मिस यूज़ है, या ओवर यूज़ है, या किसी बंदे ने कह दिया कि ये मेडिसिन मेरे पास पड़ी है इसको यूज़ कर ले, तो उसकी वजह से जो रेजिस्टेंट केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें समटाइम्स ये होता है कि हम नैरो स्पेक्ट्रम अगर यूज़ करना होता है ड्रग को, हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज़ कर देते हैं, ये भी एक रीजन। फिर दूसरी रीज़न है कि अगर हम रूट जो है एडमिनिस्ट्रेशन का सही सिलेक्शन जो है, चॉइस ऑफ दी मेडिसिन प्रॉपर नहीं करते, और उनकी सिलेक्शन, उनकी डोज, उनकी ड्यूरेशन पूरी नहीं करते। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आपको जो है फीवर का आराम आ गया, आप दूसरे दिन उसको छोड़ देंगे, एक दिन के अंदर खत्म, और वो रेजिस्टेंट के केसेस जो री इन्फेक्ट कर सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इस वजह से मल्टीपल रीजंस हैं, अगर प्रॉपरली हम इनको देखें तो 8-10 इनकी जो है रीजंस हैं बेसिकली फेलियर की, कि क्यों एंटीबायोटिक्स जो है ना फेल हो रही हैं, और नई एंटीबायोटिक्स जो है वो डिस्कवरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन शुरू में तो इनकी डिस्कवरी बड़ी अच्छी हुई थी, लेकिन आफ्टर 1980s या उसके बाद जो है ना तकरीबन 30-40 साल हो गए कि डिस्कवरी इतना प्रॉपर नहीं हुई एंटीबायोटिक्स की। सिर्फ 2 एंटीबायोटिक्स लेनिजुलाइड है, हेप्टोमाइसिन है, जो नई अभी रिसेंटली डिस्कवरी हुई है, जो नए मैकेनिज्म के साथ, ओल्ड मैकेनिज्म के साथ तो और बहुत सारी बनाई गई हैं, लेकिन एक नए मैकेनिज्म के साथ बहुत कम डिस्कवरी हुई है। एक रीज़न ये है। तो बेसिकली हम अगर इनको कवर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मल्टीपल फैक्टर्स आर देयर, लाइक मैंने अभी आपको बताया कि ये फैक्टर है बेसिकली। ठीक है। और सर कोई एज लिमिट भी है कि बच्चों में ज्यादा है और जो यंगस्टर्स हैं उनमें कम है, और जो ओल्ड पीपल हैं उनमें ज्यादा है? कुछ इसकी एज लिमिटेशन के हवाले से भी कोई बात है? जी बिल्कुल, आपने सही सवाल किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों में जो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स हैं ये थर्ड पार्टी होते हैं, ये ह्यूमन के ऊपर काम नहीं करना होता। इन्होंने डायरेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के अंदर मौजूद होता है, जिसे हम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, उनके एंटी माइक्रोबियल भी कहते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ, माइक्रोब्स के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, जो पैथोजेनेसिटी काज कर सकते हैं ह्यूमन के अंदर। इसमें एक रीज़न है कि एनिमल्स भी इसमें इन्वॉल्व है, और इनके अलावा प्लांट्स हैं, जो एनिमल में भी हम बढ़ाने के लिए, उनको जल्दी ग्रो करने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, और इसी तरह प्लांट्स में
एक्वाकल्चर है, एग्रीकल्चर है, जहाँ पे पेस्टिसाइड इस्तेमाल होते हैं, उनकी वजह से इनका फ्लो जो है ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का बढ़ जाता है। अब बात जो है मेजर हमारी जो इस बात आपने की है वो है एज फैक्टर। एज फैक्टर में आपको मैंने बताया कि इम्यूनिटी का बड़ा रोल है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा। से अगर इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर बच्चों में देखा जाए तो उसको साल या 2 साल कम से कम जो लगते हैं इम्यूनिटी को मैच्योर होने में, तो कोई भी बिल्कुल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जल्दी बच्चों को इन्फेक्ट कर सकता है और उनका एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें क्लीनिनेस है, हैंड वॉशिंग है, सफाई का ख़ास तौर पे केयर करना पड़ता है। और उसके साथ साथ जो अडल्ट एज है इनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, लेकिन इनके भी यही होता है कि मिस यूज़ हो जाती हैं ड्रग्स या फिर केयरलेसली इसको यूज़ करते हैं और प्रॉपर जो है सैनिटेशन नहीं होती। प्रॉपर हॉस्पिटल है फॉर एग्जांपल, वहाँ पे एक गढ़ है बहुत बड़ा जिसमें माइक्रो हाँ जी। ऑर्गेनिज्म जो है बायोफिल्म्स बना लेते हैं और जिसकी वजह से उसको ब्रेक डाउन करना एंटीबायोटिक्स जो है ना वो नहीं कर सकती, जिनकी वजह से रेजिस्टेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम जाते हैं जेरियाट्रिक्स में, यानी ओल्ड एज की तरफ अगर हम बात करें, जेराटोलॉजी हम कहते हैं जो स्टडी ऑफ ओल्ड एज, तो उसमें 60 ईयर्स या 65 ईयर्स के बाद जो ओल्ड एज होते हैं पीपल, उनमें भी बच्चों की तरह इम्यूनिटी जो है वो कम होती है और इन्फेक्शन के जो अच्छा। चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से ये एज फैक्टर का भी बड़ा रोल है। जैसे कि प्रेगनेंसी है, उस दौरान अगर कोई इन्फेक्शन चला जाता है, फॉर एग्जांपल HIV है या कोई और इन्फेक्शन है, कॉलरा है, या हम और बात क्लोस्ट्रिडियम डेफिसिल है, कोई भी इन्फेक्शन जो है वो अगर इन्फेक्ट करता है तो वो बच्चे के अंदर भी नुकसान कर सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके बाद अगर पैदा होता है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस वजह से सारी एज जो है, जहाँ से लाइफ स्टार्ट होती है जहाँ से एंड होती है, इनका खदशा होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सही। अगर हम प्रॉपर इनको कंट्रोल में नहीं करेंगे, अपने एहतियात नहीं करेंगे, तो ये स्प्रेड होने के जो चांसेस है बढ़ जाते हैं। अगर एक इंसान से दूसरे इंसान में ये स्प्रेड हों और जिनकी वजह से वो म्यूटेशन ये कर देते हैं, जेनेटिक चेंज कर लेते हैं प्लाज्मिड के थ्रू, और जो है वो ट्रांसफर जब होता है तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जो चांसेस है मजीद बढ़ जाते हैं। तो एजिंग के साथ भी ये इनका इम्पैक्ट है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रॉब्लम कर सकते हैं। ठीक। और सर, सेल्फ मेडिकेशन किस हद तक इन्वॉल्व है इस सारे सिनेरियो में, जो हम खुद से ही जी, देखा टेम्परेचर एंटीबायोटिक्स खुद से लेनी शुरू कर दी है? ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो, क्योंकि मैंने बताया कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो वर्ल्ड वाइड पे है, ना कि पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया बिल्कुल। में, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज हों या डेवलपिंग कंट्रीज हों, आइदर लाइक पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, इनमें भी बहुत बड़ा गढ़ है। यानी बहुत ज़्यादा मकदार में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्लीनिनेस ना होने की वजह से, सैनिटेशन हाइजेनिक कंडीशन ना होने की वजह से स्प्रेड हो रहा है। तो इस वजह से ये स्प्रेडिंग जो है वो क्रिटिकल हो सकती है और बहुत सारे ह्यूमन जो पॉपुलेशन उनको अफेक्ट कर रही है, जिनकी वजह से उनकी डेथ हो सकती है, उनकी मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी हो सकती है, और मल्टीपल अच्छा। जो प्रॉब्लम्स हैं, डिसेबिलिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल जी अगर जी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी भी आप सर्जरी में यूज़ करते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं, तो उनके जो स्प्रेड के जो चांसेस हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा है। जैसे हॉस्पिटल जो इंड्यूस्ड इन्फेक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल नोसोकोमियल इन्फेक्शन हम उन्हें कहते हैं, वो भी उनके थ्रू स्प्रेड हो सकते हैं। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पे ये बेसिकली इन्फेक्ट कर सकता है। सर, तो ये कौन ट्रेंड भी सा, आजकल बहुत ज्यादा देखा गया है कि हम मल्टीपल एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हैं। हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स खुद इस चीज को बहुत ज्यादा फरोग दे रहे हैं कि वो जल्दी मरीज को ठीक करने के चक्कर में एक की बजाय दो दो या तीन तीन या कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं। क्या ये बात जी ठीक है या अवॉइड करना चाहिए इससे? देखें, इसमें एंटीबायोटिक्स का आजकल जो यूज़ है वो है तो इम्पोर्टेंट, एक लाइफ सेविंग है ये बेसिकली। अगर आपके पास जी। एंटीबायोटिक अवेलेबल नहीं है या रेजिस्टेंट केस है तो आप उसको दे नहीं सकते और बंदे की डेथ हो सकती है या डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं कि प्रॉपर उसका इलाज नहीं हुआ, मसलन कोई सर्जरी हुई है तो वो रिकवरी नहीं होगी, या कोई ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, अगर नी जॉइंट की सर्जरी हुई तो वो नी जॉइंट ज़ाया हो जाएगा। तो ये एंटीबायोटिक अच्छा। जो है इसकी स्टेरिलाइजेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। जो आपने इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, डिवाइसेस के थ्रू ये हो सकते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा आसान जो तरीका है वो है डेंटल, जो पेशेंट्स होते हैं, डेंटल का इश्यूज होता है, उनके थ्रू भी ये स्प्रेड हो सकती है। तो लिहाजा अच्छा। ये एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन जो बनाया गया है वो सिनर्जिज्म के ऊपर बनाया जाता है
कि अगर वो ड्रग एक जो इफेक्टिव नहीं है तो फिर दूसरी ड्रग जो है उसके साथ अगर कंबाइन कर दी जाए तो वो हमें इफेक्टिवनेस ज्यादा अच्छी देती है, एफिकेसी उनकी बढ़ जाती है। तो इस वजह से अच्छा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास मल्टीपल पाथवेज होते हैं रेजिस्टेंट के। या तो वो ई फ्लक्स करवा देता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहता है जी ड्रग ये आई है, जी इसको जी। बाहर ही निकाल दे, एंटर नहीं होने देता बॉडी के अंदर। इसी तरह मल्टीपल एंजाइम्स आर देयर, बीटा लैक्टामेजेस हैं पेनिसिलिन के, इस वजह से हम क्लेवोलेनिक एसिड डालते हैं अमोक्सिसिलिन के साथ ऐड करते हैं, जी जी। जिसकी वजह हाँ से उनकी जी। पोटेंसी बढ़ जाती है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ जी। द ड्रग्स जो एंटीबायोटिक्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें टीबी की, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी काज करता है, ट्यूबरकुलोसिस, और वेरी क्रिटिकल कंडीशन है, इसमें डेथ भी हो जाती है ज्यादातर केसेस में। उसमें यह होता है कि 3 ड्रग्स जो हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, ये रिफाम्पिसिन से और जो अदर स्ट्रेप्टोमाइसिन है उससे ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है बेसिकली। तो लिहाजा 3 अच्छा। ड्रग्स या 4 या 5 का कॉम्बिनेशन हम देते हैं जिसको उसको सेव करने के लिए। तो इसमें भी केयरफुली यानी चलना होता है, वरना एक्सटेंडेड ड्रग रिलीज होता है, रेजिस्टेंट होते हैं, या फिर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जो केसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्बिनेशन भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन एक पर्सन को आप स्टार्ट करवाएं, मिस यूज ना करवाएं। अगर उसको नीड है वाकई, आप उसका कल्चर करवाएं, उसके बाद उसको प्रॉपर ड्रग जो है वो दें, और उसको ड्यूरेशन भी समझाएं। उसको इसमें फार्मासिस्ट का रोल है, उसमें नर्सेस का बड़ा रोल है, डॉक्टर्स का बड़ा रोल है। इसको प्रॉपरली अगर गाइड करें कि ये आपने मेडिसिन इतने दिन यूज करनी है, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई इश्यू हो तो डिस्कस करें। नहीं तो इसको पूरे दिन आपने 3 डेज यूज करनी है तो 3 दिन पूरे करें, या 5 से 7 दिन इस्तेमाल करनी है तो वो पूरा करना है। जैसे टीबी का कोर्स है, अब 6 महीने का भी है, 9 महीने का भी है। हाँ जी। अगर उसमें केस बिल्कुल बढ़ ऐसे जाता ही। है तो उसको ज्यादा एक्सटेंड भी जी। किया जा सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ हम्म। व्यू से इनकी कॉम्बिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ड्रग को यूज करना चाहते हैं तो फिर आप उसको सिंगल नैरो स्पेक्ट्रम वाली यूज करें। अगर नैरो स्पेक्ट्रम वाली ड्रग यूज करते हैं तो वो दैट इज बेटर, कि आपका एक स्पेसिफिक टारगेट है उसको आपने दे दी और उससे कवर हो जाएगा। अगर आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम करेंगे तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के मजीद बॉडी के अंदर भी प्रॉब्लम्स होते हैं, मसलन सुपर इन्फेक्शन काज कर देते हैं, नॉर्मल फ्लोरा उसमें डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से मजीद हमें एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है उसको कवर करने के लिए। तो यानी उसको बिल्कुल एहतियात से, बिल्कुल ड्यूरेशन को प्रॉपर इस्तेमाल करने से, और जी जी। प्रॉपर डाइट और प्रॉपर जो डोज है और प्रॉपर रूट इस्तेमाल करके आप दे सकते हैं। मसलन इमरजेंसी कंडीशन है तो फिर हमें रूट इंट्राविनस देना पड़ता है, या अदर पेरेंटरल रूट देना होता है। अगर कोई घर का केस है, यानी उसमें कोई इतना इश्यू नहीं है, ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, तो फिर हम ओरल डोज उनको दे सकते हैं। सही। जी और मैडम। सर ये अगर कंपैरिजन किया जाए रूरल और अर्बन एरियाज में तो वहाँ पे रेशो क्या है, क्योंकि प्रैक्टिस जैसी भी है, एजुकेशन बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग भी इसी किस्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स कोर्स को ही कंप्लीट नहीं करते हैं। तो रेशो क्या देखी गई है? रेशियो इसमें पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, मिस यूज जो है, ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स वेरी कॉमन। ये सिर्फ और हम्म। सिर्फ ह्यूमन बीइंग में नहीं है, बल्कि हम्म। एनिमल्स में भी है। मैं ऑलरेडी इसको जी। डिस्कस कर चुका हूँ। क्योंकि हाँ म्यूटेशन जी। जो है एनिमल के, देखें हम, एक पूरा साइकिल है इंसान का। हम हाँ खाना खाते हैं, मतलब है कि वेजिटेबल से लेते हैं, वहां से अगर सफाई जी। नहीं है, वहां पे एहतियात नहीं है। उसके अलावा ये एनिमल्स में आता है, एनिमल का हम गोश्त इस्तेमाल करते हैं, या पेट एनिमल्स होते हैं साथ रखते हैं, तो उससे भी आगे ट्रांसफर होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और फिर ओवरऑल ह्यूमन पे जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन साइकिल के अंदर सब चीज़ों को केयर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप सैनिटेशन का जो प्रोसेस है, केयरिंग हम्म। का है, क्लीनिनेस का है, वो एनिमल्स की भी की जाए, फिर ह्यूमंस भी की जाए, फिर उसके जो ट्रांसफर के जो चांसेस हैं वो कम हो सकते हैं। अगर हम इस तरह है कि उसको मिस यूज करें, सेल्फ मेडिकेशन करें, और जो है ना एक्स्ट्रा यूज करते रहें, किसी को अपनी मेडिसिन बच गई है उसको रीयूज करवा ले, और किसी को किस तरह मतलब है कि मिक्स करके उसको दे देते हैं, ये बगैर डॉक्टर के, बगैर बगैर प्रेस्क्राइबर जो है वो इसको नॉन प्रेस्क्राइबर भी डिमांड करके इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि आजकल न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, उनकी भी प्रोडक्ट्स जी वेरी कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो जी। जी। अपनी हो या ना हो, कहते हैं जी मल्टी विटामिन, ये वाइटामिन हैं, ये इसको इस्तेमाल करें। तो एंटीबायोटिक्स को भी ऐसे मिस यूज किया जा रहा है बेसिकली। इनका अगर हम्म। प्रॉपर यूज किया जाए, प्रॉपर इनको दिया जाए, डॉक्टर प्रेस्क्राइबर इसको दें और प्रॉपर टाइम पे दें, तो इसको बचाया जा सकता है, यानी कवर किया जा सकता है, रेजिस्टेंस को भी बचाया जा सकता है। सही है।
सर कोई ऐसी अभी तक आपकी नज़र में कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से जिसको ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है? इसमें एक अहम जो एग्जांपल है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफिलोकोकस ऑरियस, जो बेसिकली स्किन इन्फेक्शन भी करती है, बॉडी के अंदर यूटीआई और अदर इन्फेक्शन कॉज करता है। तो इसमें बेसिकली इसको जो है ना 1962 के अंदर जब मेथिसिलिन बनाई गई है ना, पेनिसिलिन की है ग्रुप है, जब दिया गया तो उसमें ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंट देखा गया कि इसमें असर ही नहीं हो रहा। तो ये अच्छा। 1962 में ये हुआ। तो लिहाजा इनके केसेस बहुत सारे कंट्रीज में देखे गए हैं, पाकिस्तान में, चाइना में, मल्टीपल अदर कंट्रीज में, अमेरिका में। तो लिहाजा अब उसको वेंकोमाइसिन बनाई गई 1970s में। तो हम्म। उसको कवर करने के लिए अब वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंट जो है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट जो है, वो भी देखा गया आरएस का, स्टैफिलोकोकस ऑरियस का। इसी तरह हम्म। वेब्रियो कॉलरा है, क्लेबिसिला की स्पीशीज हैं निमोनिया की। इसी तरह हम आप क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल है जो वेरी क्रिटिकल है, जिसको कवर करना बड़ा मुश्किल है, और ये हम सुपर इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादातर हो जाता है। तो इसी तरह बहुत सारे टीबी है, फॉर एग्जांपल आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टीबी के बारे में कि जी जी। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है, तो इसमें एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट देखा गया है। तो इसके कॉम्बिनेशन में डॉट थेरेपी देखी गई, डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी, के आपको गौर से क्रिटिकली कंसंट्रेशन एंटीबायोटिक की पूरी करनी है, जिनकी वजह से इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसको इराडिकेट किया जा सकता है, वरना इसको इराडिकेट करना बड़ा मुश्किल है। तो इसी तरह ई कुलाई है, एस्कर्शिया कुलाई है, ये भी है। हेलिकोबैक्टर पायलोरी है जो कि ये हमारे अल्सर काज करता है, पैप्टिक अल्सर काज करता है, गैस्ट्रिक अल्सर काज करता है, वेरी कॉमन है। इसी तरह मल्टीपल यूटीआईज जो हैं उनके अंदर ये इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे नेक्टोबैक्टर हैं, वो भी वेरी स्वेयर जो यूटीआई और मल्टीपल इन्फेक्शन काज करता है बॉडी के अंदर, डिफरेंट टिश्यूज के अंदर। तो लिहाजा वो बैक्टर जो बैक्टीरिया हैं वो खास तौर पर ग्राम पॉजिटिव हैं, कुछ ग्राम नेगेटिव हैं। स्ट्रेप्टोकोकस है निमोनी, तो ये निमोनिया काज करता है। आजकल आपने देखा है जो लास्ट टाइम अभी 2 साल पहले तो कोरोना वायरस में निमोनिया के केसेस बहुत ज्यादा थे, उसमें अजिथ्रोमाइसिन, जी जी। हाँ जी। क्लेरिथ्रोमाइसिन वर कॉमनली गिवन। तो इस वजह से हाँ इन जी। ड्रग्स के अंदर भी अब देखा गया कि रेजिस्टेंट आ चुका है। तो लिहाजा अच्छा। अब केयरफुली अटेंटिवली जो है ना उन मेडिसिन को यूज करना चाहिए। इससे बहुत बड़ा यानी ड्रॉबैक हो सकता है कि उसके अल्टरनेटिव पास ड्रग्स नहीं होंगी, तो फिर उसमें डिसेबिलिटीज हो सकती हैं, मॉर्टेलिटी होती है, और मोर देन 1 मिलियन यानी 1 लाख से ज्यादा जो एनुअली जी जी। अमेरिका के अंदर की वजह से, एंटीबायोटिक्स की वजह से डेथ होती है। तो इस वजह से अच्छा। ये जो है ना केयरफुली देना, उनको प्रॉपर देना बहुत जरूरी है। सही है। सर कोई अब जी जैसे अब यहाँ पे अगर हम क्लासेस के बारे में बात करें, एंटीबायोटिक्स की जो भी क्लासेस हैं, तो इनमें सबसे सेफेस्ट क्लास कौन सी है कि हमारी डिजीज भी ट्रीट हो जाए, रेजिस्टेंस भी डेवलप ना हो और हमें कोई उसका ऐसे साइड इफेक्ट भी ना हो? उसमें स्पेसिफिकली तो बहुत ज़्यादा हमारे पास क्लासेस है, मोर देन 20 क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक्स आर देयर। फॉर एग्जांपल जी पेनिसिलिन्स हैं, सेफेलोस्पोरिन्स हैं, कार्बापेनेम्स हैं, प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर्स हैं, मैक्रोलाइड्स हैं, टेट्रासाइक्लिन्स हैं, जी जी। और कैनामाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं। इस तरह अब डेप्टोमाइसिन, लेनिजुलाइड, मल्टीपल जो है ना सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये जो जी। ड्रग्स हैं डीएनए गैरेज इनिबिटर्स हैं। तो ये मल्टीपल ड्रग्स आर अवेलेबल। तो उनके डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं। अब इन ड्रग्स को भी स्पेसिफिकली आप टारगेट कर सकते हैं कि आपने बैक्टीरियोसाइडल है, बैक्टीरियोस्टैटिक है, ये भी हमें पता जी। होता है। दोनों को एट ए टाइम कंबाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एक का इफेक्ट वो दूसरा इफेक्ट जो है ना खत्म कर देता है। इसके अलावा बॉडी की इम्यूनिटी का भी बड़ा रोल होता है। पेशेंट की अगर इम्यूनिटी लेवल अच्छा है तो उसको जल्दी रिकवर करेगा। अगर इम्यूनिटी उसकी कम है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, तो फिर उसमें जो चांसेस हैं इन्फेक्शन के वो कम होंगे उसको कवर करने के। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जिनको हम जैसा कि पेनिसिलिन हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है, इनको ज़्यादा कॉमनली जी। यूज करते हैं। लेकिन ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है बेसिकली, इनको भी हाँ जी। हमें कम यूज करना चाहिए। अगर स्पेसिफिक डिजीज है रिलेटेड टू दैट के उनमें हमें देनी चाहिए, लेकिन ये सेफेस्ट है। इनका ब्रॉड हम्म। जो लार्ज स्पेक्ट्रम है इंडेक्स है बेसिकली, कि आप ज़्यादा भी डोज ले लेंगे तो उनके साइड इफेक्ट कम होते हैं। तो अब भी देखा ठीक गया है है। कि एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन जो दूसरी ड्रग्स हैं
इनमें भी रेजिस्टेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अकेली ड्रग में हो चुका है, सिंगल ड्रग में। इसलिए फिर बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स, क्लेवोलेनिक एसिड है, पिप्रासिलीन है, या अदर जो ड्रग्स हैं, टाजोबैक्टम है, उनके साथ कॉम्बिनेशन जी। करके ये इस्तेमाल करवाते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो सेफेस्ट यही है, स्फेलोस्पोरिन्स हैं अच्छा। और पेनिसिलिन्स हैं, जिसमें प्रीवियस एरिथ्रोमाइसिन है, मैक्रोलाइड्स हैं, बहुत सारी और जी। भी जो है टेट्रासाइक्लिन्स थे, लेकिन अब ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं। जैसे क्लोरामफेनिकोल था, उसकी जो है हम्म। बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होने की वजह से उसको रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि वो एप्लास्टिक एनीमिया काज करता है। तो इस वजह से वो अच्छा। अच्छा इफेक्टिव ड्रग थी टाइफाइड के लिए और बहुत सारे अदर डिजीजेस के लिए। अब जो है सिर्फ यही हमारे पास हैं, लेकिन इनमें भी रेजिस्टेंट बहुत ज़्यादा देखा गया, और सेल कल्चर को करते हुए फिर आप इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सही है सर। ये जो हम न्यू डिस्कवरीज कर रहे हैं अब एंटीबायोटिक्स की, इनके फेलियर की रीजंस क्या हैं? लाइक मैंने पहले शुरू में आपको बताया था कि जो डिस्कवरीज हैं नई ड्रग्स की, बहुत कम हुई जी। है एंटीबायोटिक्स। उसमें जो है अच्छा। शुरू शुरू में जो है 20 या 30 40 साल जो थे, उसमें अच्छी खासी डिस्कवरीज हुई थी स्टार्ट में। लेकिन हम्म। आफ्टर दैट के अब 20 साल या 30 साल से ऊपर जो अरसा हो चुका है, उसमें बहुत कम डिस्कवरी हुई है ड्रग्स की। अब रिसेंट अच्छा। जो है टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जिसकी बुनियाद पे हम्म। इनको हम सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स की, ताकि इसको प्रॉपर जो है ना थेराप्यूटिक्स दिया जाए और इनको बचाया जाए, प्रिवेंशन की जाए बेसिकली। तो अच्छा। उसमें जो है एक एंटी विरुलेंस एजेंट्स आ रहे हैं न्यू, टारगेटिंग एंटी विरुलेंस फैक्टर्स। तो बेसिकली जो विरुलेंसिटी ये काज करते हैं कि बॉडी के अंदर पैथोजेनेसिस काज करते हैं, बेसिकली पैथोजेनेसिस जो काज करते हैं, उस पॉइंट को ये जाके जी जी। ब्लॉक करते हैं। इसकी वजह से जो हमारी एंटीबायोटिक्स हैं वो इफेक्टिवली उसको किल कर सकती हैं, रिमूव कर सकती हैं फ्रॉम द बॉडी, और हमारा अपना इम्यून सिस्टम भी उसको कर सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास दो मेजर जो है एडवांसेस हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि दो लेनिजुलाइड और डेप्टोमाइसिन रिसेंटली अभी 2010 के बाद डिस्कवर हुई है। उसके अलावा जो है रिसेंट अभी कोई इतने डिस्कवरी नहीं है। तो इस पॉइंट सही ऑफ है। व्यू से जो एक दो मैकेनिज्म्स हैं, जिसमें आपको मैं बता दूं, एक बायोफिल्म फॉर्मेशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। जैसे कि टूथ डिके होता है, उसमें हाँ। बायोफिल्म एक येलो कलर का नजर आता है जी बिल्कुल। टूथ के ऊपर या टीथ के ऊपर। तो उस वजह से वो ऐसा ऐसा डेंटल कैरीज की तरफ चला जाता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है। इसी तरह एक और टेक्निक आई है, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें टेक्निक्स और नई ड्रग्स देनी पड़ेंगी ये, क्योंकि बायोफिल्म भी रेजिस्टेंट काज करवाती है, जिनमें इफेक्ट जो है हम्म। ड्रग का खत्म हो जाता है। एक दूसरा है अच्छा। कोरम सेंसिंग। कोरम सेंसिंग जो टेक्निक है या मेथड है या पाथवे है, उसमें बेसिकली ये होता है, जैसे हम कहते हैं हमारा कोरम पूरा होगा तो हम ये कमेटी जो है इसको करेगी, कवर करेगी, जो भी हमारी बातें हो रही है या हमारी ये केस है इसको स्टडी करेंगी। कोरम हमारा 50% लोगों से पूरा हो रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो इसका भी होता है हम्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो कोरम है, वो इकट्ठे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और लुमिनेसेंस यानी देते हैं, लाइट देते हैं, इमिट करते हैं। ये भी डिफरेंट जगहों पे देखा गया, और उससे हम जो है रेजिस्टेंट के जो चांसेस है बढ़ते हैं। लेकिन इसके इनहिबिटर्स आ चुके हैं, कोरम सेंसिंग के इनहिबिटर्स हैं, नई ड्रग्स जो भी अच्छा। डेवलपिंग हैं, करीब यानी आने वाली हैं। इसके अलावा जो है मैंने जैसे सल्फर सिमिलेशन पाथवे, सिस्टीन इनहिबिटर्स हैं, कुछ इस तरह के पाथवे हैं जो नॉन विरुलेंट इसको बॉडी के ऊपर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर अफेक्ट नहीं करते, उसकी डेथ नहीं करवाते, लेकिन उनके विरुलेंस जो एक्टिविटी है, पैथोजेनेसिस है, उसके ऊपर कवर करते हैं। तो इसमें ठीक मल्टीपल है। ड्रग्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं विद इन फ्यू हम्म। ईयर्स या 10 ईयर्स तक इंशाल्लाह। 2000 जो 31 है या 30 के बाद यानी ये स्टार्ट होना जी जी। आना शुरू हो जाएंगे। तो अच्छा। लिहाजा प्रीवियस जो ड्रग्स हैं, या तो इनका कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करवाया जाए, या सेल कल्चर इनका करवा के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का थ्रू प्रॉपर चैनल इनको यूज करवाया जा सकता है, ताकि कम से कम जो है साइड इफेक्ट हों और रेजिस्टेंस भी इनके कम से कम हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जा रहा है। सर ये इतना बड़ा मेजर प्रॉब्लम एक मेडिकल प्रोफेशन डील कर रहा है, तो इसका सोल्यूशन किस तरीके से हम निकाल सकते हैं? क्योंकि ये थ्रू आउट द लाइफ तो अब हमारे साथ चलना ही है, तो हम इससे किस तरीके से बचा जा सकता है? इसका जो बेसिकली फेलियर है और इसका सोल्यूशन यही है कि सबसे पहले जो हमारे सैनिटेशंस हैं, हाइजेनिक जी। कंडीशंस हैं,
और जो अदर इनसे रिलेटेड जो हमारे पास एरिया है, एनिमल्स हैं, और इसी जी तरह हमारे पास प्लांट्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं, या इन जी जी ड्रग्स को, इन चीज़ों को चिकन के अंदर फॉर एग्जांपल आपको पता है कि उसको ग्रो करवाने के लिए डिफरेंट ड्रग्स दी जाती हैं, चाहे वो डाइक्लोफेनेक सोडियम है, एंटीबायोटिक्स हैं, उनको बचाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो वहाँ से ये प्रॉब्लम सारा आगे ट्रैवल करता है। तो लिहाजा अगर इन चीज़ों को प्रॉपरली हम क्लीनिनेस की तरफ ले आए, हॉस्पिटल्स को हम प्रॉपरली क्लीनिनेस की तरफ ले आए, और उसमें जो इन्फेक्शंस हैं, नोसोकोमियल वेरी कॉमन है आजकल, और इसी तरह हाँ जी कम्युनिटी के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर सर्जरी के दौरान, और इस तरह डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें आप मुख्तलिफ जगहों पे बाहर रोड के ऊपर जी डेंटल जी जो केयरर हैं वो बैठे हुए हैं जी, हमारे पास डेंटल जो क्लीन करवाएं और इसके साथ साथ इसका इलाज भी बिल्कुल करवाएं। ऐसे ही है। उसमें जो हाँ है जी। हेपेटाइटिस और मल्टीपल जो इन्फेक्शंस हैं वो फैल रहे हैं, जिनकी वजह से हुँ, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो कैपेसिटी है ट्रांसफर करने की, म्यूटेशन करने की, प्लाज्मिड को ट्रांसफर करने की, अल्ट्रेशन करने की, तो वो बढ़ती जा रही है। तो इसलिए हमारा जो मेन इशू है वर्ल्ड वाइड, ये नहीं कि पाकिस्तान के अंदर भी ये जरूरी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कोशिश कर रहे हैं कि एंटी इन्फेक्टिव जो है वो ऐसे प्रोग्राम्स बना रहे हैं, ऐसे एजुकेशंस दे रहे हैं, ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि इनको पूरी तरह, जैसे उनके स्पोर्स हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदा रोड के ऊपर गिरता है, तो अगर वहाँ पे इन्फेक्शन जो स्पोर्स होते हैं क्लोस्ट्रीडियम इसके टेटनाई के, टेटनस जो होता है जी, जी, बेसिकली, उनके जी, स्पोर्स होते हैं, अगर वो इन टेटनस के इंजेक्शन नहीं लगवाएगा तो उसको टेटनाई के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे इन्फेक्शन के। बढ़ जाता है, इस बिल्कुल। तरह ये जब तक केयरफुली हर जगह पे उनको क्लियर बताया जाए कि ये इनके एहतियातें हैं, डोज को प्रॉपर यूज करना है, डायग्नोसिस को प्रॉपर यूज करना है, और जो ट्रीटमेंट शेड्यूल है उसको प्रॉपर आपने यूज करना है। अगर वो रेजिस्टेंट केस है, उस ड्रग में नहीं दे सकते तो उसको नहीं देना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने शुरू में बताया था कि अगर फ्लू होता है, वायरल हाँ इन्फेक्शन जी, हैं या फीवर वगैरह होता है, तो उसके लिए हम फौरी तौर पे एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं। तो उसको जी, पहले डायग्नोसिस करवाया जाए, डॉक्टर के पास प्रेस्क्राइबर से उसको चेक करवाना चाहिए, ठीक और है। प्रॉपर जो मेडिसिन अगर वो प्रेस्क्राइबर देता है एक डॉक्टर हो, तो फिर वो ज़्यादा सूटेबल है, उसको प्रॉपर टाइम पे यूज़ किया जाए, प्रॉपर रूट इस्तेमाल किया जाए, तो फिर इसको हम बचा सकते हैं। तो ये बेसिकली थीम्स हैं, और ये एजुकेशन नीड है, और इसकी अवेयरनेस की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना ज़्यादा अवेयरनेस अगर एंटीबायोटिक्स के बारे में दिया जाए वो कम है। तो पाकिस्तान में बिल्कुल। अवेयरनेस प्रोग्राम जो है होने चाहिए। और एक बात इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, 16 टू 22 नवंबर जो है वो 2015 में ही इनका अवेयरनेस का जो है एंटीबायोटिक्स का बनाया गया है कि रेजिस्टेंट से बचने के लिए हमें अवेयरनेस का पता होना चाहिए। तो ये 16 से 22 जो एक वीक है बनता है तकरीबन, तो उस दौरान जो है हम इसकी अवेयरनेस के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, और पूरे वर्ल्ड में इस प्रोग्राम को आगे ले जा सकते हैं, इनिशिएटिव कर सकते हैं कि इसको हम कैसे जो है रेजिस्टेंट को हम रोक सकते हैं, इनकी एंटीबायोटिक की जो फेलियर्स हैं उसको कैसे रोक सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को हम कैसे कवर कर सकते हैं, उनकी जो प्रिवेंशंस हैं उनकी प्रिवेंशंस को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, डायग्नोसिस को हम प्रॉपरली कैसे उसको एडजस्ट कर सकते हैं। डायग्नोसिस के लिए पैथोजेनिक जो पैथोलॉजिक लैब्स होती हैं वहां पे भी मिस यूज होता है। वहां पे जी, प्रॉपरली जी, अगर डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट है वो उसको रिव्यू करे, प्रॉपर चेक करे, और फिर डायग्नोसिस उसका प्रॉपर किया जाए, पैथोलॉजिस्ट हो, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो, उनके सिग्नेचर्स हों, फिर डॉक्टर के पास जाए। फिर इसी तरह फार्मासिस्ट का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कम्युनिटी के अंदर, उसको हॉस्पिटल के अंदर, उसको फार्मेसी के अंदर उनको प्रॉपरली डिटेक्ट करना चाहिए कि एज ग्रुप कौन सा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन उन्होंने कौन सा डायग्नोज किया है, और फिर जो मेडिसिन है वो कौन सी दी जा रही है। उसको भी हर चीज का पता होता है, पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। और इसी तरह फार्माकोलॉजी उसने पूरी पढ़ी होती है, माइक्रोबायोलॉजी जी, जी, पढ़ी होती है, क्लिनिकल पढ़ी होती है, बिल्कुल। तो ओवरऑल हर चीज का उसको नॉलेज होता है कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। तो ये सारे जब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स वाले मिल के इसको इराडिकेट करने की कोशिश करेंगे, एक इनिशिएटिव लेंगे, तो प्रॉपरली हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो इसका बर्डन जो है वो कॉस्ट बढ़ती जाएगी, और हॉस्पिटलाइजेशन जो है, हॉस्पिटलाइजेशन वो भी बढ़ती जाएगी। इसके अलावा मोर्टेलिटी, डेथ और जो मॉर्बिडिटीज़ हैं, डिसेबिलिटीज़ हैं, ये भी कॉमन होती जाएंगी।
तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये समझता हूँ कि हमें जो है इसको अवेयरनेस को बढ़ाना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए, ताकि हम एजुकेट कर सकें, जो प्रॉपर लोगों को बता सकें कि इनका क्या यूज़ है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है और इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो क्योंकि ये थर्ड पार्टी हैं बॉडी के अंदर, डिफरेंट मैकेनिज्म इनके साथ हम करते हैं एंटीबायोटिक्स को दे के, तो जी वो जी समझते हैं कि ये और इनका यूज़ है, बॉडी के अंदर जाके ये एक्टिविटी को बढ़ाते हैं या करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हम इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर 2 दिन आपने मेडिसिन खाई है, तीसरे दिन नहीं खाई, फिर अगले दिन खा ली, तो इससे यह है कि प्रॉपर डोजेज जो रिजीम है उसको रखना होता है। अगर उसमें भी डोज आपने स्किप कर दी है और फिर आगे यूज़ नहीं की, तो फिर रेजिस्टेंट के जो चांसेस हैं बढ़ जाते हैं। इस तरह एक बंदे से दूसरे बंदे अंदर ट्रांसफर होता है, एक एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर होता है, तो वो सिवियरिटी जो है म्यूटेशंस की वो बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो हमारे मेजर एरियाज हैं, एक तो कम्युनिटी है, एक हॉस्पिटल है और एक डिवाइसेस हैं, एक सैनिटेशन है, हैंड वॉशिंग है, मतलब सैनिटेशन हाइजीनिक कंडीशंस है। जी जी इन जी सब चीज़ों जी। को अगर प्रॉपरली कवर किया जाए, प्रॉपरली इनको डिटेक्ट किया जाए, स्क्रीन किया जाए, इसके ऊपर अमल किया जाए, तो फिर इनसे हम बचा सकते हैं, इनसे प्रिवेंट हम कर सकते हैं जो इन्फेक्शंस हैं, और इन्फेक्शन के साथ साथ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जो चांसेस हैं उनसे बचाया जा सकता है। सर अब ये भी प्रैक्टिस देखी गई है कि बहुत सारी वायरल डिजीजेस के लिए भी एंटीबायोटिक्स को प्रिस्क्राइब किया जा रहा है। ये प्रैक्टिस आप समझते हैं कि ठीक है या इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं? नहीं, दिस इज ट्रूली रॉन्ग, ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। इसको तो यूज नहीं, लाइक मैंने बताया कि एक तो स्पेशल डॉक्टर्स जो हैं इसके, उसको प्रॉपरली टेस्ट करवाना चाहिए, चेक करवाना चाहिए। जो भी अगर इन्फेक्शन हो, मसलन पल्मोनरी रेस्पिरेटरी का इन्फेक्शन हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम का इन्फेक्शन हुआ है, यूरिनरी ट्रैक्ट का हुआ है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हुआ है, हार्ट का हम्म। एंडोकार्डाइटिस हुआ है, ब्रेन का जी हुआ है, जी मेनिंजाइटिस हुआ है, वेरी क्रिटिकल जो है केस होते हैं, उसको प्रॉपर डायग्नोज करे डॉक्टर, और फिर प्रॉपर जो है उसकी कल्चर करवा के उसको प्रॉपर देना चाहिए मेडिसिन। ऐसे मिस यूज और ओवर यूज इसको नहीं करना चाहिए। कोई भी बंदा कह देता है कि ये एंटीबायोटिक यूज कर लें जी, ये इफेक्टिव है, तो एक दफा उसने पहले कहीं यूज की होगी, तो उसने कहा कि मैं भी इससे ठीक हो गया था, आप भी ठीक हो जाएंगे, तो वो उसको मिस यूज में हम शुमार करते हैं। इसको जितना भी आप करेंगे वो नुकसान होगा। बॉडी के अंदर एक नई ड्रग जो है वो जा रही है, जिससे आगे साइड इफेक्ट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो इनइफेक्टिवनेस है, मसलन 2 टाइप्स के ये एंटीबायोटिक्स जो है अफेक्ट करती हैं। हम रेजिस्टेंट उसको कहते हैं कि एक दफ़ा अगर ड्रग जो है पहले इफेक्टिव थी उन्हीं ग्रुप में, उन्हीं स्पीशीज के अंदर, लेकिन दोबारा जी जब जी। ड्रग किसी और स्पीशीज में उन्हीं के ग्रुप में दी गई तो इनइफेक्टिव हो गई, उसका इफेक्ट खत्म हो गया। यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल। किल करना था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टैट करना था, स्टैटिक कंडीशन में उनकी ग्रोथ को रोकना था, वो खत्म हो जाता है, असर उसका खत्म हो जाता है। इसको हम बेसिकली रेजिस्टेंट कहते हैं। तो इससे जो है साइड इफेक्ट और जो बाकी चीज़ें हैं वो काफ़ी अफेक्ट कर सकती हैं इससे, तो इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए बेसिकली। सर अनफॉर्चुनेटली अब हमारे हॉस्पिटल्स का सिस्टम ऐसा है कि वहाँ पे फार्मासिस्ट का एज सच रोल नहीं होता, या अगर कुछ हॉस्पिटल्स ने अपॉइंट किए भी होते हैं फार्मासिस्ट, तो वो भी उस तरीके से गाइडलाइन नहीं प्रोवाइड करते पेशेंट्स को जिस तरीके से हक बनता है पेशेंट्स का कि उनको गाइडलाइन प्रोवाइड की जाए। उस सिचुएशन में हम न्यूली ग्रेजुएट्स या जो ऑलरेडी फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं वो किस तरीके से अपना रोल प्ले कर सकते हैं? जी बिल्कुल, सही आपने क्वेश्चन किया है। इसमें है कि फार्माको विजिलेंस जो है, एक तो फार्माकोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स जो है वो नोट करते हैं, और फिर आगे पाकिस्तान में भी ये सिलसिला शुरू हो चुका है, और हर हॉस्पिटल में फार्माको विजिलेंस के जो फार्मासिस्ट हैं उनको ये बताया गया कि जो जो ड्रग्स साइड इफ़ेक्ट करती हैं उसमें एंटीबायोटिक्स भी शामिल है। जो जो रिएक्शंस होते हैं, नए रिएक्शंस होते हैं, उनको रिपोर्ट करवाएं, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको भिजवाने हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उनके ऊपर बहुत रोल है, और फार्मासिस्ट जो है इसको प्रॉपरली कवर कर सकता है। और इसमें जो हेल्थ केयर प्रोफेशंस हैं पूरे जो है, अगर इनको प्रॉपर एजुकेट किया जाए, प्रॉपरली उनको हाईलाइट किया जाए कि ये चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, इनके ऊपर आपने फॉलो करना है, इन क्राइटेरिया को आपने फॉलो करना है और उसको आगे लेके जाना है, तो सब अगर लोग उसके तहत हों और एक दूसरे के साथ यूनाइटेड हों, तो फिर जी प्रॉपरली इसको आगे ले जाया जा सकता है।
इसमें एक जी बंदे का जी रोल नहीं है, इसमें प्रॉपर डॉक्टर का भी रोल है, इसमें फार्मासिस्ट का है, इसमें नर्सिस का है, इसमें पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं और डायग्नोसिस के जो पैथोलॉजिस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, जो हर किस्म के जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, तो इसको रोल अदा करके वो इंडिकेट कर सकते हैं कि ये ड्रग्स हैं, इनमें ये इन्फेक्शन जो है वो होता जा रहा है और ये रेजिस्टेंट जो केस है वो प्रोड्यूस हो चुके हैं। उनको जब तक अवेयरनेस नहीं देंगे तो वो स्प्रेड का कैसे पता चलेगा और वो ट्रीटमेंट बिल्कुल कैसे प्रॉपरली उसकी की जा सकती है। तो उसमें जी सबका यानी रोल है, जिसमें आप उनकी डायग्नोसिस करवाते हैं, चाहे आप ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे वो पेशेंट घर में है, केयर गिवर है, मतलब ओल्ड एज है, अगर उसको आप देते हैं वो प्रॉपरली उस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करता तो उससे भी फिर नुकसानात जो है वो बढ़ सकते हैं। इसी तरह बच्चा है, बिल्कुल उसको प्रॉपरली डोज देनी चाहिए कैलकुलेशन करके और जितने दिन है उसके मुताबिक देनी चाहिए। ये हर प्रोफेशन जो है, खासतौर पे मेडिकल प्रोफेशन, हेल्थ केयर प्रोफेशन जी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रोलिंग दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कंट्रोल में और इनके फेलियर को कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी बिल्कुल। नाजरीन, ये हमारा आज का सेशन था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आपने इससे बहुत कुछ लर्न किया होगा। मजीद जो आपकी क्यूरीज होंगी उनका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। सर, जैसे कि हमने ये इनिशिएटिव लिया है फार्मेसी प्रोफेशन के को और मजीद बढ़ाने के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस देने के लिए, सर न्यू आने वाले फार्मासिस्ट के लिए या जो फ्रेशली ग्रेजुएट्स हैं और अभी ना उम्मीद हैं क्योंकि जॉब्स वगैरह अभी मिल नहीं पा रही, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? जी, मेरा ये ख्याल है कि ये प्रोफेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है और दुनिया जी में एक्सेप्टेड जो है प्रोफेशन है फार्मेसी का। और जी जिसमें जो पर्सन है अगर 5 साल की वो क्वालिफिकेशन पूरी करता है तो हम फार्मासिस्ट कहते हैं और वो बिल्कुल एलिजिबल होता है मल्टीपल जॉब्स में। फॉर एग्जांपल उसमें जी ड्रग इंस्पेक्टर्स हो सकते हैं, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हो सकता है और डीटीएल में ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज में जा सकता है, फिर आगे बिल्कुल हायर एजुकेशन में जा सकता है। फार्मेसीज जो हैं खासतौर पे उनमें वो एक्ट कर सकता है, हॉस्पिटल्स के अंदर वो काम कर सकता है। तो मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज आर देयर। तो लिहाजा इनका इंटरेक्शन जो है और इनका जो ताल्लुक है वो हर मेडिकल के शोबे से है, उसमें नर्सेज के साथ भी है और एज ए टीचर भी है, एज ए डॉक्टर भी है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, इसमें परेशानी की बात नहीं है। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, इतने ज़्यादा कॉलेजेस हैं, इतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं, इतने ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान में, बाहर में आप चले जाएं और वहाँ आप पाकिस्तान के अंदर इसको कवर कर सकते हैं। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कनाडा में, नॉर्वे में, यूके में बहुत ज़्यादा है। तो लिहाजा इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा जो है आगे हायर एजुकेशन की तरफ मैं समझता हूँ कि लोगों को जाना चाहिए और अपनी जो स्किल्स हैं, नॉलेज है, इसको इम्प्रूव करते रहना चाहिए और जल्द आई थिंक कोई मुश्किल नहीं है, इनको जॉब्स जो है ना वो फौरी तौर पे मिल जाएंगी। जिस तरह के भी हैं, क्योंकि प्रोफेशनल डिग्री है बेसिकली, फार्मेसी वो ओपन कर सकता है अपनी मर्जी से। और हॉस्पिटल में जॉब्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, ज़रूरी नहीं कि सरकारी में वो चाह रहे हैं कि नहीं हो रही जॉब। जी जी तो हाँ जी अल्टरनेटिव मल्टीपल हॉस्पिटल आर देयर इन पाकिस्तान। और तो आजकल जो छोटे सिटीज़ हैं उसमें भी फार्मेसी का रोल है, हर जगह पे जो है ना वो चेक होता है बिल्कुल और उनकी हाँ कैटेगरी जी जो है इस्तेमाल होती है। तो इनका मेरे ख्याल में तो हमारे पास कोई नहीं बचता, हमें तो डेली कोई ना कोई मैसेज आता है जी कोई कैटेगरी दें या कोई फार्मासिस्ट का बताएं यहाँ पे जॉब है। तो ये जी फार्मेसीज जी जो है आजकल पूरे शहरों में, चाहे वो पाकिस्तान का कोई भी शहर हो, तो वहाँ पे ओपन हो चुकी हैं। उनकी जॉब हम्म अपॉर्चुनिटीज़ भी साथ साथ बढ़ती जा रही हैं। एक और चीज़ है जो मैं पोस्ट ग्रेजुएट की तरफ या ग्रेजुएशन के बाद जो है वो रिक्वेस्ट करूँगा उन स्टूडेंट से, अगर वो कर लिए कंप्लीट, कि वो एमफिल और पीएचडी में दाखिला लें। क्योंकि आजकल इतने जी ज़्यादा जी अफिलिएटेड कॉलेजेस हो चुके हैं कि वहाँ पे जो है ना डॉक्टर नहीं मिलते। अगर ये हायर एजुकेशन की तरफ चले जाएंगे तो या बाहर से एमफिल पीएचडी करके हैं या पाकिस्तान से करें, तो उनकी जॉब जी अपॉर्चुनिटीज़ कई गुना डबल जो है ना बढ़ जाती है। और उनकी रिक्वायरमेंट अभी तक भी कम है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये उनकी नीड है कि वो आगे ये कंप्लीट करें। क्योंकि साफ ज़्यादा जनरेशन टू जनरेशन यही लोग हमारे स्टूडेंट ही आगे आएंगे और बिल्कुल जो एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे। साफ ज़रा कि उन्होंने भी पढ़ा है सारा कुछ जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी और बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह दे विल गेट जॉब सून। ये अल्लाह ताला से दुआ इंशाल्लाह है सबके लिए। जी जी जी
उम्मीद है आप लोगों को हमारा पहला सेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोग अपने कोई टॉपिक्स हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं जिनको लेके आप लोग कंफ्यूज हैं, इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी एक इंटरव्यू सेशन करेंगे। तो सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका जो आपने हमें इंफॉर्मेशन दी, जो नॉलेज हमने दिया, वो आगे लोगों तक पहुंचेगा, हमारी यूथ तक पहुंचेगा और नो डाउट इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट को दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।